जो माहौल आज हम देख रहे हैं, उस माहौल में हर रोज तानाशाही की बू हम लोगों को आ रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर गए लोक प्रतिनिधि भी आज जिस तरह का व्यवहार इस देश की जनता के साथ कर रहे हैं साथियों, वो व्यवहार देख के बुद्धि प्रामाण्यवादी लोगों का चुप रहना अगर वो चुप रहते हैं तो बड़ी मुश्किल इस देश के लोगों का जो सार्वभौम स्टेटस है, वो सार्वभौम स्टेटस को खतरा पहुंचने की बहुत बड़ी आशंका है साथियों। 2018 को बामसेफ ने इस प्रक्रिया को शुरू किया। संविधान साक्षरता से शुरू हुआ ये कार्यक्रम संविधान को बताने के माध्यम से इस देश में जो समस्याएं खड़ी हुई है मूल निवासी बहुजन समाज के सामने, उनको समाज में बताने की प्रक्रिया में ये BS4 कार्यक्रम 2018 से शुरू हुआ साथियों। बहुत सारे प्रशिक्षण आपके किए गए और उन प्रशिक्षणों के माध्यम से धीरे धीरे चलते हुए हमने 2023 में एक कार्यक्रम बनाया BS4 मिशन 24। और इस BS4 मिशन 24 के कार्यक्रम में हमने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि ये बामसेफ के जितने सदस्य हैं या उसके ऑफशूट के जितने सदस्य हैं, इस देश में संविधान आंदोलन को खड़ा करने की प्रक्रिया में उनकी शक्ति बहुत कम है। तो हमने नेशनल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की प्रक्रिया में इस देश के छोटे छोटे 1500 ऑर्गेनाइजेशंस को हमारे साथ में लिया साथियों। इस देश के 240 जिलों को लेके हमने 109 क्लस्टर बनाए और 109 क्लस्टर बना के हमने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि देश में जो भी संविधान के समर्थक है उनको इस अभियान के साथ जोड़कर इस अभियान को आगे ले जाने की प्रक्रिया में हम लोग काम करेंगे। इसलिए हमें हमारे इस अभियान के साथ में 50,000 संविधान प्रबोधकों को जोड़ना था और इन 50,000 संविधान प्रबोधकों के माध्यम से 10,000 सोशल एक्शन कमिटियां हर जगह हमें बनानी थी और ये सोशल एक्शन कमिटियां समाज को संविधान के समर्थन में एक्शन में लाने की प्रक्रिया कर रही है। और बड़े गर्व के साथ में कार्यकर्ताओं, इन लोगों ने जो काम किया 109 क्लस्टर में, इन्होंने इस चीज को 50,000 लोगों तक पहुंचाया। अभी काम रुका नहीं है। आने वाले समय में संविधान के शत्रु
जो संविधान बनाने की प्रक्रिया में ही पैदा हो गए थे इस देश में, वो आज बहुत बड़े पैमाने पे इस चीज को, इसका महत्व कम करने को आगे आ गए हैं। अब हमने आगे का प्लान ये तय किया है कि इन 50,000 लोगों के माध्यम से इस चीज को 240 जिलों में 2 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया हमने उसका प्रण किया है। और ये 2 करोड़ लोगों तक अगर ये अभियान पहुंच जाता है तो 2 करोड़ समर्थक निश्चित रूप से इस देश का संवैधानिक चेहरा जो तानाशाही की तरफ जा रहा है उसको बदलने की प्रक्रिया में भारत की जनता को तैयार करेंगे। सिर्फ संविधान का महत्व, संविधान के हक अधिकार बताना हमारा काम नहीं है, तो इस देश के प्रक्रिया में हमने 10 एजेंडे, 10 प्रकार का एजेंडा हमने रखा है। उसमें सबसे पहले हमने रखा है इस देश में सारी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण हो। दूसरा, यूनिफॉर्म एंड फ्री एजुकेशन यहाँ के इस देश के हर बच्चे को मिले। तीसरा, इस देश की जो चिकित्सा सेवाएं है उसका भी राष्ट्रीयकरण हो। तीसरा, आने वाले समय में इस देश के 30 करोड़ युवाओं को प्रॉस्पेरिटी रोजगार की जरूरत है। उस प्रॉस्पेरिटी रोजगार की प्रक्रिया में भी हम लोग समाज में जागृति का काम करेंगे और इस शासक व्यवस्था पे दबाव बनाएंगे। अगर वो सुनते नहीं है तो उन्हें नीचे गिराने का भी कार्यक्रम हम लोग आगे आने वाली प्रक्रिया में करने वाले हैं। साथियों, इस देश के किसान और इस देश के मजदूरों के शोषण करने वाले कानून निरस्त करने की प्रक्रिया में भी हम समाज को जागरूक करने वाले हैं। इस देश की कृषि मूल्य जिन पे विदेशी कंपनियों का और भारत के ब्राह्मणवादी कारपोरेट समूहों का के प्रभाव को नष्ट करने का भी दबाव हम बनाने वाले हैं। साथियों, जातिगत जनगणना करना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्रीमी लेयर समाप्त करना, आरक्षण का सीलिंग रद्द करना, देश को विघटन की तरफ ले जाने वाले विघटनवादियों का सफाया करने वाले कानून बनाने का दबाव बनाना और भारतीय जनता का सार्वभौम स्टेटस अभिमान से लोग अपना तमके अपनी छाती पे ले सके, ये भावना देश में निर्माण करने की प्रक्रिया में ये अभियान शुरू हुआ है। साथियों, ये आपके समक्ष मैं विनती कर रहा हूं, ईजेड खोबरागड़े साहब IAS और संस्थापक संविधान फाउंडेशन महाराष्ट्र के हाथों से मूल निवासी दिनदर्शिका का प्रकाशन हो गया है। कृपया आप गर्मजोशी से इसका स्वागत करिए। ये मूल निवासी सभ्यता संघ का परिचय पुस्तक, माहिती पुस्तिका, ब्रोशर यहाँ विमोचित हो गया है। तो साथियों, अब इस गणसभा का प्रारंभ करने का अवसर आया है। मैं इस गणसभा के अध्यक्ष मान्यवर मूल निवासी नितिन गनोरकर जी के अनुमति से हमारे मुख्य अतिथि ईजेड खोबरागड़े साहब को विनती करता हूं कि इस गणसभा का प्रारंभ की वो घोषणा करे और अपना उद्घाटन भाषण करे। मैं इसलिए प्रभावित हूं कि संविधान लागू होने के बाद अभी 75 साल होने जा रहे 2024 को पहली बार इस तरह का राष्ट्रीय पथ संचलन और संविधान को लेके गणसभा BS4 से आयोजित हुई है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि एक राष्ट्र निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। मुझे याद है हमारे मित्र BD बोरकर साहब ने बामसेब का अधिवेशन
रखा था खापरडे इंस्टीट्यूट में, मुझे ले गए थे वो। और उस वक्त मैंने पहली बार, मुझे लगता है 2017-18 की बात होगी, ये BS4 भारत का संविधान, संविधान का सम्मान, संविधान की सुरक्षा और संविधान का संरक्षण, संवर्धन, इस विषय को लेके काम हो रहा है। अभी मोहिते साहब ने कहा क्लस्टर बनाए गए, प्रशिक्षित किया गया, ये बहुत जरूरी है, जो आज तक नहीं हुआ। संविधान का शिक्षण और संविधान का प्रशिक्षण, ये दोनों देने की जरूरत है। और उनके माध्यम से हम उसे प्रचारक कह सकते हैं, हम उन्हें संविधान दूत कह सकते हैं, उनके माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का। और जो उल्लेख हुआ कि आज की जो सियासत है, ये सियासत कैसी है, एक शायर ने कहा है, इस दौर सियासत का इतना सा फसाना है, इस दौर सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। ये सियासत के लोग खुद बस्ती जलाएंगे, अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे और उसके बाद में मातम भी मनाएंगे। तो पहचानना होगा कि ये संविधान को लागू करने वाले लोग सियासत में नहीं है, और इसलिए ऐसी सियासत को बदलना ये संविधान की अपेक्षा है, संविधान के रक्षण के लिए। और ये काम मुझे लगता है कि ये राष्ट्रव्यापी जो BS4 का आंदोलन है, मूवमेंट है, उससे ये होगा। क्या है संविधान? दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है, जो सबको जोड़कर साथ रखे, वो संविधान है। संविधान सबको जोड़ता है। संविधान धर्म नहीं बताता, वंश नहीं बताता, जात नहीं, पंथ नहीं, भाषा नहीं, लिंग नहीं, प्रांत नहीं, ये कोई भेदभाव नहीं, बिना भेदभाव जो नागरिक है इस देश का, सब समान है। और इसलिए सबको साथ में जोड़ने का काम संविधान करता है। मगर जो संविधान की जो समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय की जो मौलिक तत्व प्रणाली है, उसके विरोध में काम करने वाले लोग यहाँ हैं। और इसलिए हमें संविधान लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। ये संविधान हमारी पहचान है, ये देश की शान है। इतना सुंदर संविधान, जहाँ दुनिया में इसका मान सम्मान है। कहा जाता है जब हम बाहर जाते लोग, तो ये भारत की पहचान कहाँ से है? दो चीजों से होती है कि ये भारत बुद्ध की भूमि है। अभी 24 तारीख को यहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन होगा, उसकी मैं शुभकामनाएं भी आपको देता हूँ। यह धम्म क्रांति की भूमि है, और ये धम्म क्रांति की वजह से हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, तो बाहर के देशों में बताया जाता है कि हम भारत की बुद्ध की भूमि से आए। और दूसरी बात जो दुनिया ने एक्सेप्ट कर ली कि जो भारत का जो संविधान है, ऐसा सुंदर संविधान दुनिया का किसी राष्ट्र का नहीं, किसी देश का नहीं। लेकिन जो हम बात बोल रहे हैं, जितना महत्व इस संविधान को दुनिया के लोग दे रहे हैं, लेकिन भारत के लोग जो सत्ता में हैं, वो लोग इस संविधान को उतना महत्व नहीं दे रहे। हालांकि ये कह रहे कि अभी हम नया संविधान लाएंगे। और इस बैकग्राउंड में जो देश में चल रहा है, जो लोग सत्ता में हैं, अभी एक बात निकली थी कि नहीं, इंडिया कहना बंद करो।
अब भारत के संविधान का आर्टिकल 1, भारत यानी इंडिया यानी राज्यों का संघ, ये देश का नाम है, ये संविधान सभा ने किया है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और लॉ मिनिस्टर के नाते बाबा साहब का ये जो संविधान जो आज हम देख रहे हैं, इस निर्माण में जो उनका योगदान है, उस कंट्रीब्यूशन के लिए संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके उनका गौरव किया। और इसलिए हमें ये जो मौलिक तत्व ज्ञान है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसका संवर्धन करते हुए उसका संरक्षण करने की बहुत जिम्मेदारी है। और एक काम BS4 ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के माध्यम से, एक मूवमेंट के माध्यम से शुरू किया है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। हम जहाँ नागपुर में मैंने जैसे उल्लेख किया, ये संघ की भूमि है। बीडी बोरकर साहब पिछले साल मैंने 30 दिसंबर 2022 को RSS के चीफ मोहन भागवत जी को एक मैंने चिट्ठी लिखी थी अपनी ओर से। लिखना क्या मना है? लिखना मना नहीं, बोलना मना नहीं। जो अच्छा है वो लिखना चाहे, बोलना चाहे, बताना चाहिए। और मैंने चिट्ठी उनको ये लिखी थी कि आप देश के नागरिक हैं और आपको नागरिक करके जो मान्यता मिली है भारत के संविधान से ही मिली है, आप मानो या ना मानो। आपकी पहचान जो है इंडियन नेशनल करके, ये संविधान की वजह से। आप जो बोलते हैं ये भी फ्रीडम आपको संविधान ने दिया है। भारत सरकार 26 नवंबर को संविधान दिन सेलिब्रेट करती है। ये सरकार की, आपकी विचारधारा की सरकार है। तो आप RSS के हेडक्वार्टर में और पूरे देश के जितने भी RSS के ऑफिसेस हैं, वह हर जगह 26 नवंबर को संविधान दिन RSS ने सेलिब्रेट करना चाहिए। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि आर्टिकल 51A में दिया हुआ है कि हम देश के संविधान का सम्मान करेंगे। संविधान में हमारे अधिकार अगर निहित नहीं होते, और भले ही वो बाबा साहब ने ही लिखा होता, और उसमें हमारे अधिकार नहीं होते, तब भी हम ये काम करते? मुझे लगता है नहीं करते। ये इसलिए जरूरी हो गया है हमारे लिए कि जो हजारों साल से हमें अधिकार नहीं मिल रहे थे, जिस संविधान के तहत हमें नहीं मिल रहे थे, मन्नू की संविधान के तहत हमें नहीं मिल रहे थे, अगर वो मतलब इस्लाम का समय, इस्लाम को नहीं कहूंगा, मुगल का पीरियड हो या इवन ब्रिटिश पीरियड हो, उस पीरियड में भी हमें जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें नहीं मिल रहे थे। इतिहास को अगर खंगालते हैं, और मैंने पढ़ा हूं कि मुगलों ने यहां के ब्राह्मणों के साथ संगनमत किया था और यह डिसाइड हुआ था कि उनके धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ऐसा ही ब्रिटिशों के साथ भी हुआ था। ब्रिटिशों ने भी उनके धर्म में इंटरफेयर नहीं करने की बात की, और जब भी थोड़ा बहुत ब्रिटिशों ने यह काम किया तो ब्रिटिशों के खिलाफ में यहां एक अलग से आंदोलन चलाया गया, जिसको आप आजादी का आंदोलन कहो या कुछ कहो, और जिसमें ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा मात्रा में शरीक हुए। वो एक अलग इतिहास है। लेकिन फंडामेंटली बाबा साहब ने जो भारत के संविधान पर जो काम किया, आज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, तो उन्होंने अपनी पेन की एक लाइन से, अपनी पेन की एक लाइन से मनुस्मृति को खत्म कर दिया। आर्टिकल 13 में लिख दिया, आर्टिकल 13 में लिख दिया
कि जितने भी कानून पुराने होंगे और वो इस संविधान से अगर इनकंसिस्टेंट है, सुसंगत नहीं है, आप मेरी भी अपनी समस्या है, तो वो सब खारिज। इतना ही नहीं, आगे चल के जो भी कानून बनेंगे अगर उनके कोई भी प्रावधान इस संविधान से विसंगत है वो भी खारिज। तो आप ये देखेंगे, इसलिए इस संविधान में जो हमें अधिकार दिए हैं, समता का अधिकार, न्याय का अधिकार, लिबर्टी का अधिकार और फ्रैटर्निटी, इसकी वजह से इस संविधान को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये संविधान जिन लोगों ने इसको बनाया उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक बार मैं नांदेड़ में भाषण दे रहा था और मैंने ऐसे ही पूछ लिया, भाई संविधान किसने बनाया? सबने बोला बाबा साहब ने बनाया। और जब मैंने उनसे कहा भाई तुम लोगों ने बनाया और बाबा साहब ने लिखा, वी द पीपल, बाबा साहब ने बनाया और आप लोगों ने बनाया और बाबा साहब ने उसको लिखा, वो आपके लिए लिखा, आपकी भावनाओं को ख्याल में रख के लिखा, आपको क्या मिलना चाहिए ये सब लिखा। और जैसे मेरे दोस्त ने अभी कहा कि संसार में माना गया है कि द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज जो संविधान पर जो अटैक हो रहा है, जो ताकतें आज देश में पनप रही है, वो ताकतें फिर से इस संविधान को खत्म करके वही पुराना संविधान मनुस्मृति का इन द नेम ऑफ हिंदू राज वो लाना चाहते हैं, वो ऐसा करना चाहते हैं। तो ये जो बात है, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं, और इसमें विशेष बात क्या है, इसमें विशेष बात ये है कि आपकी ताकत लेकर करना चाहते हैं। उन्होंने आपसे ताकत लिया, उनको ये अधिकार नहीं था, वो ये कर नहीं सकते थे, आपसे ताकत लिया उन्होंने, आपने उनको ताकत दिया और उन ताकत का इस्तेमाल वो आपके खिलाफ में कर रहे हैं। और इसकी समझ इस समाज को नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि ये समाज हमेशा इग्नोरेंस में रहा। फुले साहब ने कहा ये इग्नोरेंट समाज है, और ये तो समाज इग्नोरेंट है ही। लेकिन इसमें से जो पढ़े लिखे लोग हैं मेरे दोस्त, मैं बहुत बार उनसे इंटरैक्ट करता हूं, फील्ड में रहे तो आपको पता है, वो भी बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है। उसके लिए पढ़े लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। एक नॉलेजेबल होने के लिए पढ़ा लिखा होना कुछ समझ आ सकती है, बट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन। यू मे बी एजुकेटेड मैन, बट यू मे नॉट बी ए नॉलेजेबल पर्सन। इस चीज को समझिए। तो ये आज स्थिति है पढ़े लिखे लोगों में भी, मैं देख रहा हूं। अब मैं सीधा ज्यादा आपका समय भी नहीं लेना है मुझे, तो ये कैसे बचाया जाएगा, ये संविधान कैसे बचाया जाएगा, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आप लोग बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। आपने बनाया, आप ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता इसको, कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए इस चीज को आप समझिए, आप कैसे बचा सकते हैं। मैं बोल तो दिया आप कैसे बचा सकते हैं। ये सामाजिक मंच है, और आप सबकी ये अपेक्षा है, और ये होती भी है, ये होनी भी चाहिए कि एक सामाजिक मंच से सामाजिक बात की जाए। इधर उधर की बातें
नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये समाज की ऐसी समझ है, समाज की ये समझ है कि सामाजिक मन से समाज की बात होनी चाहिए, दूसरी बातें होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या समाज मंच जो है ये समाज जीवन में आइसोलेशन में जीता है, आइसोलेटेड है? सामाजिक मंच आइसोलेटेड है? ये उस मंच का हिस्सा है। कौन से मंच का हिस्सा है ये? इस देश में मानवता का व्यवहार होना चाहिए, वो एक बड़ा मंच है। और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एक सही किस्म से पेश आए, उसके साथ अपना भाई समझे, इक्वल समझे, ऐसा वो मंच। उस मंच की परिपूर्ति के लिए कई मंच बने हुए। कोई लीगल मंच बन गया, कोई पॉलिटिकल मंच बन गया, कोई धार्मिक मंच बन गया, कोई शिक्षा के क्षेत्र में मंच बन गया, कोई इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मंच गया। लेकिन ये मंच अपने आप में आइसोलेटेड नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है। अगर आप इस देश में मानवता का निर्माण करना चाहते हैं, मानवता के खिलाफ में जो लोग हैं उनके खिलाफ में खड़े होना चाहते हैं, तो ये सभी मंच इंटीग्रेटेड आइसोलेशन में नहीं है। अगर हम इनको आइसोलेशन में देखेंगे तो फिर ये बाबा साहब की जो मूवमेंट है ये डिसजॉइंटेड हो जाएगी। मुझे शब्द नहीं आते, मेरी अपनी परेशानी है, बट ये डिसजॉइंटेड, आप पढ़े लिखे लोग हो, समझ जाए होंगे, ये डिसजॉइंटेड हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगे, कुछ नहीं बनेगा, अपना अपना करते रहेंगे, कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए इसको एक एज ए होल देखना चाहिए, इसके तरफ देखने का, इस मूवमेंट की तरफ। और जब इस मूवमेंट को एज ए होल देखते हैं तो फिर इस मंच से हो सकता है धर्म की भी बात हो, फिर हो सकता है इस मंच से पॉलिटिक्स की भी बात हो, इस मंच में सभ्यता की बात हो, कई किस्म की बातें हो सकती है, वो होनी चाहिए, क्योंकि इसको एज ए होल देखना चाहिए। तो इतना ये डिसजॉइंटेड नहीं रहना चाहिए, इसको एज ए होल देखना चाहिए। जब ये बात मैं कहता हूं तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत के संविधान को कैसे बचाया जा सकता है। भारत के संविधान को जो निर्माण किया उसके लिए भी एक व्यवस्था थी, नहीं तो संविधान निर्माण नहीं हो सकता था। तो फिर अगर भारत के संविधान को निर्माण के लिए व्यवस्था है तो फिर सवाल ये उठता है हमारे सामने कि संविधान को बचाने के लिए भी कोई मंच है। तो वो मंच जो मैं देख रहा हूं जिससे ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है, वो इस देश की पार्लियामेंट है। अगर आप पार्लियामेंट में नहीं हो और रास्ते में ऐसे ही घूमते रहेंगे जैसे आज घूमे, होने वाला नहीं। आप अपने सही प्रतिनिधि जब तक पार्लियामेंट में नहीं भेजोगे, आप संविधान को नहीं बचा सकते। संविधान को बचाने का मतलब सिर्फ बचाने का नहीं है किताब को। संविधान को बचाने का मतलब है संविधान के अंतर्गत जो निहित लिखी हुई चीजें हैं उसको जमीनी स्तर पर लागू करना। और जब उसको जमीनी स्तर पर लागू करने की हम बात करते हैं तो कौन कर सकता है, किसके हाथ में है? हम ऐसे ही बोलते रहेंगे संविधान का सम्मान करेंगे, सुरक्षा करेंगे, बोलते रहो। यू मस्ट बी देयर इन द पार्लियामेंट। व्हाट फॉर? नॉट ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स। वहां नहीं हो सकता। और इसीलिए वहां जाने के लिए
आपको जो अधिकार दिया है, वो अधिकार, वो ताकत बाबा साहब ने किसी बोरकर को नहीं दिया, किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया, किसी मुख्यमंत्री को नहीं दिया। उनको पता था कि ये लोग नहीं करने वाले, इसलिए आपको दिया, वो ताकत आपको दिया कि आप कर सकते हो, आप बना सकते हो, आप बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ने वाले अभी उधर है, फिर से बना सकते हो आप उसको अच्छे ढंग से, वो ताकत आपको दिया। प्रॉब्लम हमारी ये है कि उस ताकत का जो अधिकार वोट का हमें दिया हुआ है, जो ताकत हमें बाबा साहब ने दी है, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उसका हमने बाबा साहब जाने के बाद पिछले 75 साल से इसका सही इस्तेमाल नहीं किया। भारत के संविधान की सुरक्षा, सम्मान और संवर्धन की बात हम पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं और तथाकथित आजादी के बाद जिन लोगों को अंग्रेजों से सत्ता मिली, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उन लोगों की पहले भी नीयत हमारे लिए अच्छी नहीं थी और आज भी नीयत अच्छी नहीं है। ऐसा ही है, इसीलिए हमें ये BS4 अभियान चलाने की जरूरत पड़ी। तो मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। क्यों? क्योंकि जीतने में मजा तो तब आता है जब हारने का रिस्क हो, हारने का रिस्क हो। तो ये 90% का समाज क्या समाज बना है? भारत के संविधान की प्रियम्बल का पहला जो वर्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ना कि OBC, ना SC, ना ST, या तो ना कोई कास्ट। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के, हम केवल भारत के लोग जिस दिन हो जाएंगे, मतलब हमारी आइडेंटिटी जिस दिन कॉमन हो जाएगी, हम पावर स्ट्रक्चर को कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा? जैसा हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय बोरकर साहब ने अभी कहा कि समाज में जो एजेंट हैं, वो एजेंट 24 आवर्स हमें धार्मिक, सांस्कृतिक और क्या क्या बातें बताता रहता है, ताकि हमारा ध्यान हमारे अधिकारों के प्रति ना जाए। हमारा आदमी, उसको 5 किलो राशन मिलता है, उसको लगता है कि यही हमारा अधिकार है। मतलब पूरे महीने में 5 किलो राशन मिल जाता है, तो क्या ये पर्याप्त है? हम ये बताना चाहते हैं कि हमें राशन नहीं, हमें शासन चाहिए। क्या चाहिए? शासन चाहिए। और वो शासन मिलेगा कब? संविधान के आर्टिकल नंबर 326 में हमें जो वोट करने का जो अधिकार है, वो अधिकार इन शासक जातियों ने दान के रूप में बदल रखा है। मतदान शब्द कहते हैं, और हम इतने दिनों से मतों का दान करते आ रहे हैं, और ये दान करना ही हमारे लिए नुकसानदायक रहा है। जबकि वोट सही समय, सही दिशा, सही विचारधारा में उपयोग और प्रयोग करने का एक टूल है। लेकिन ब्राह्मणवादी ताकतों ने इसको दान बना दिया, और हम उन्हीं के झांसे में आकर केवल मत नहीं, हम हमारी बेटी भी दान करते हैं। शादियों का सिस्टम दक्षिण भारत में तो उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में आप देखेंगे तो विवाह के समय लोग कन्यादान करते हैं।
मतलब बेटी का दान। आदमी भी कोई दान की वस्तु होती है क्या? लेकिन भारतीय परंपरा में इन्होंने बेटी को भी दान बताया, और उसी दान की श्रेणी में हमारे ओपिनियन, हमारे विचार, जिसको हम मत कहते हैं, उसको भी दान की श्रेणी में डाल दिया। और हम समाज में जब जाते हैं तो हमारा आदमी कहता है, अरे ये गरीब ब्राह्मण है, इसको दे देना चाहिए, चाहे वो वोट हो, चाहे वो नोट हो, और चाहे फिर अनाज हो। मतलब गरीब ब्राह्मण समझ के दे देना चाहिए। तो हम पिछले 75 सालों से देते आए, लेकिन उस देने के बदले में हमें मिला क्या? गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, यही मिली ना। तो इसका मतलब हम जो कुछ दे रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ मिलने की गारंटी भी होनी चाहिए, और वो गारंटी संविधान ने दे रखी है। कमी यह है कि हम संविधान को आज तक जान नहीं पाए, इसलिए ज्यादा समय नहीं है ये बात करने का। यहां आप सभी साथी जागरूक साथी हैं। हमारे पुरखों ने जो लक्ष्य रखा है व्यवस्था परिवर्तन का, सामाजिक जागरूकता करने भर से व्यवस्था परिवर्तन होने वाला नहीं है। सामाजिक जागरूकता के माध्यम से सत्ता परिवर्तन होगा, और सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत होगी, क्योंकि सत्ता में ही नीति बनती है, और नीति का परिपालन सत्ता के माध्यम से ही होता है। इसलिए पॉलिसी मेकिंग पोजीशन में हमारे समाज का होना बहुत जरूरी है। BS4 अभियान घर घर को चलने के समय ये एक पॉइंट है BS4 में, संविधान प्रबोधक। संविधान प्रबोधक ये फ्रेंड टू द पब्लिक। संविधान प्रबोधक दोस्तों की तरफ घर जाने के समय हमारा MKKM जो कर्मचारी है वो भी काम करना है। ऐसा काम कर रहा है। जैसे बोरकर साहब ने कहा हमारा पब्लिक इग्नोरेंट है, वैसा हमारा कर्मचारी जो एम्प्लॉय है वो भी इग्नोरेंट है। हर दिन इग्नोरेंस से ऑफिस जा रहा है, घर आ रहा है, परंतु जो एम्प्लॉयमेंट के लिए खिलाफ, एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ क्या होने वाला है, हो रहा है, उनको पता नहीं है। आज का दिन में सारे देश में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण चल रहा है। आने वाले दिनों में सभी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब है, वो जॉब खोने के लिए, वो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए आज का जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट, और अगले जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उनका गवर्नमेंट में जो PV नरसिम्हा राव है उन्होंने भी ये निजीकरण के लिए पॉलिसीज तैयार किया था। बाद में कांग्रेस अमल किया। अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट भी अमल कर रहा है। हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारा साथी वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ देख रहा है। ये संविधान का एक अंश है। ऐसा अंश का अर्थ हमारे जो कर्मचारी है वो कर्मचारी नहीं समझ हो रहा है। इसलिए भारत का संविधान के अनुसार हर OBC SC ST को जॉब मिला, वो कर्मचारी बना। ये भी अंश हम मूल निवासी कर्मचारी कल्याण की तरफ से हर घर जाकर हम बता रहे हैं। और सारे देश में OBC कर्मचारी उनका एसोसिएशन अलग है, SC कर्मचारी और ST कर्मचारी उनका एसोसिएशन भी अलग है। वो एसोसिएशन ट्रांसफर्स के लिए, प्रमोशंस के लिए काम कर रहा है, परंतु निजीकरण के खिलाफ काम नहीं कर रहा है।
इसलिए मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ हर एम्प्लॉई एसोसिएशन को, उनका नेता को उनके पास जाकर निजीकरण कैसा हो रहा है, इनका पॉलिसी क्या है, इसके खिलाफ कैसा हम काम करना है, फाइट करना है, ये भी हम सभी को बता रहा है। आज देश में लगभग 282 एमपीस ओबीसी एससी एसटी का संख्या है। सो इतना एमपीस हमारा ओबीसी एससी एसटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में कोई भी काम, कुछ भी एक बात निजीकरण के खिलाफ बता रहा है, उनका डिसेंट भी नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। सो इसलिए हम सभी ओबीसी एससी एसटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वो निवेदन पत्र दे रहा है, आप पार्लियामेंट में हमारे बारे में, ओबीसी एससी एसटी के बारे में कुछ बात आप रखना है। निजीकरण के खिलाफ आप भी आपका जो कुछ वर्ड्स पार्लियामेंट में रखना है, ये भी हम डिमांड कर रहा है, बता रहा है और हमारे एम्प्लॉइज के लिए तैयारी कर रहा है। आने वाले संडे दिल्ली में निजीकरण के खिलाफ मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ ने सारे देश के सारे ओबीसी एससी एसटी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके नेताओं को बुलाकर दिल्ली में ये पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कर रहा है। और बामसेफ के ऑफशूट विंग्स सभी नेता और बामसेफ के सभी एम्प्लॉइज और मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के सभी एम्प्लॉइज और इसके अलावा हमारे जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशंस है उनका मेंबर्स सभी को बुला रहा है दिल्ली आने के लिए। वो सभी आ रहा है। 4-5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी हम इनवाइट किया, क्योंकि सभी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा ओबीसी एससी एसटी वोटों से वो एमपी बना। हम जब वोट दिया वो एमपी बना। सो वोट ले पाने के बाद वो चुप से उनका जीवन हर दिन प्रारंभोत्सव और घर घर जाकर जो खुशी की बात है, जो मैरिज है, जो बर्थडे है, वही सेलिब्रेशन के लिए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहा है। परंतु हमारे निजीकरण के खिलाफ कोई भी बात नहीं दे रहा है पार्लियामेंट में, इसलिए उनको भी बताने के लिए हम इनवाइट किया उनको। The Mool Nivasi Sangh is a national organization of the Mool Nivasi Bahujan Samaj of the country, that is scheduled castes, tribes, other backward classes and minority communities converted from these communities, in which young women, elderly and all Mool Nivasis are members. The Mool Nivasi Sangh has just completed our tenure, 1.5 year term, in which the Mool Nivasi Sangh has organized a program for the youth with various types of movements for women. From time to time, we have been protesting against the atrocities and exploitation of the Mool Nivasi Bahujan colleagues in the country, due to which the confidence of the society has increased towards the Mool Nivasi Sangh. Today, it has become very important to give the governance power of the country in the hands of the Mool Nivasi people, and in this process, the Mool Nivasi Sangh is going to play an important role. You all must be aware that there was a nationwide movement on 2nd April 2018 all over the country. The reason was that when there was a small change in section in a law born out of an article of the Indian Constitution,
we organized a nationwide movement while on August 9, 2018, when the whole country was celebrating Mullivasi Samaj, Mullivasi Day, that is International Mullivasi Day, that is World Indigenous Peoples Day. At the same time, some more foreigners were burning copies of the Constitution at the Jantar Mantar in the country's capital, New Delhi, which was very viral on social media. But no organization of the Mullivasi society gave any movement or reaction to it, nor did the Mullivasi society react. Then BAMSF and its offshoot wings organized seminars all over the country from September 2018 and started the BS4 campaign from January 1st, 2019 from the Gaya National Convention of BAMSF, and it has become so fierce today that every organization in the country, whether it is different from BAMSF, Mullivasi Sangh or not, all the organizations have started talking about the Constitution today. Under this campaign, we have been successful in reaching the Constitution to every citizen of the country, in every village of the country, and our movement has also progressed in proportion to the proportion in which we have suggested even after 75 years of independence. While the Brahminical government has failed to explain the characteristics of the Constitution to every citizen in the country, BAMSF and its offshoot wings have succeeded in reaching the features of the Constitution to the people. Political justice in this Constituent Assembly to achieve equality of thought, expression, belief, religion and worship, equality of status and opportunity, and to promote fraternity that ensures the unity and integrity of the nation in all of them. They offer themselves. The framer of the Constitution has put the responsibility of the people of India, that is the indigenous society, to create a democratic republic, to provide justice to every citizen of the country, to increase unity, integrity and fraternity in the country. In order to ensure the smooth running of governance in this country, it is very necessary to propagate constitutionalism, or it is as necessary as salt in our food to establish respect, security and dedication to the Constitution in the general public. That is, peace and tranquility cannot be established in the country without the propagation of the Constitution in today's time. The Constitution gives birth to a bloodless revolution. All we have to do is to spread the campaign made by BAMSF to reach everything of the Constitution to the people, or rather power will be in our pocket. सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बोलना सीखो। मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैंने तब उसको बाप ने पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से मुझे नौकरी मिला है। बाप ने शुरू कर दिया बोलना बेटी को, इसका पहले नहीं बोला था। एक एग्जाम्पल हो गया, बच्चे को अल्फाबेटिक सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसका फैमिली में पहली बार डिस्कशन हुआ। फिर इंजीनियरिंग का जो तैयारी हो रहा है, लड़का है 18 ईयर्स ओल्ड है, काफी एक्साइटमेंट हो रहा है कि मुझे वोट डालने का मौका मिला है। उसको बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है? नहीं अंकल मुझे कुछ भी पता है नहीं, मैं सुना था कभी कभी। क्या होता है, माल में जाते हो ना? हाँ माल में जाता हूँ अंकल, जो भी है खरीद लेता हूँ। किसी को वहां रुकवाता है क्या? नहीं नहीं, थोड़ा सिक्योरिटी वाला चेक करता है, अंदर भेज देता है। ये मौका कैसा मिला? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको मिला है। हर माल घूमने का हक जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो आश्चर्य हो गया, ऐसा ही होता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? जरूर होगा। जो पीने का पानी है, घूमने का जो माल से, कहां भी जाओ, स्कूल में जाओ, कहां भी जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन का वजह से ही आपको ये पूरा मौका मिल रहा है। तब वो भी आश्चर्य हो गया। जब हम एक्सप्लेन करके तरीके से बोलते हैं
जब से मुझे बहुत पुरानी बात है, सोशल वर्क इज द वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट बोलते थे डीके कापाडे साहब ने। सब पता चला कि हाउ टू कन्विंस इसको करना चाहिए। अभी काफी हमने इसमें डिस्कस कर रहे थे, ओपिनियन डेवलप करना। जब 15 मिनट बातचीत करने के बाद जब घर में से बाहर निकाल रहा था, उसमें मैंने पूछा था अभी क्या करना है अंकुल? पॉलिटिक्स में आना चाहता हूं भी, बहुत खर्चा का काम है, मेरा पास करोड़ नहीं है कि करोड़पति नहीं है मैं पॉलिटिक्स में आने के लिए। ये समझा, ये बच्चों के पास दिमाग में बैठ गया, अगर कोई पॉलिटिक्स में जाना पड़े तो उसके पास मिनिमम 5 करोड़ होना चाहिए। ये प्रोपेगेंड किया गया है सरकार में, ये सोसाइटी में। इसीलिए पॉलिटिक्स आर द मिरर ऑफ द सोसाइटी। जब हम मिरर के पास खड़े रह के देखते हैं हम शक्ल कैसे है, मेकअप करते हैं, इसी भी पॉलिटिक्स ऐसी रहते हैं। हम पैसे लेके वोट ले रहे हैं और कैस्ट बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड है, सब जो आप सोच है वो सोच वहां हमेशा दिख रहा है। ये पूरा डिस्कस करने के बाद एक ही ओपिनियन डेवलप हुआ घर में, अंकुल एक करेंगे हम, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मैनिफेस्टो में लगाएगा उसको ही हम जरूर वोट लगाएंगे। इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ऑर्गेनाइजेशन तरफ से, BS4 का तरफ से हम एक सक्सेसफुल हो गया बोल के इस मंच से आपको शेयर करना चाहता हूं। किसी ने खूब कहा है, खासकर आज के संदर्भ में, ये रात अंधेरी काला जंगल काली बदली छाई है। रात अंधेरी काला जंगल काली बदली छाई है, सोने वाले जागते रहना, यहां चोरों की रखवाली है। अगर जिनके हाथ में हमने पिछले 75 साल से सत्ता दी, वही जिसके लिए सत्ता दी वो काम नहीं कर रहे, तो जागना किसको चाहिए? अगर वो नहीं करेंगे तो जिनके लिए हमने सत्ता दी उनको वो करना पड़ेगा। और इसलिए इस पूरे माहौल को तैयार करना बहुत जरूरी है। साथियों, आप सबको पता है कि नागभूमि का जिक्र हुआ, लेकिन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के यहां संचलन के बाद 1950 के बाद जो 5-6 साल मिले और 1956 में नागपुर का अपना एक महत्व जो कल्चरल इंपॉर्टेंस के रूप में दिया और जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, अगर वो कल्चर हम पूरे दुनिया में दिखाना चाहते हैं, हमारे जितने भी सरकार या जितने भी माहौल बने, तो आज नागपुर की आइडेंटिटी क्या है? क्या नागपुर की आइडेंटिटी आज हमारे कल्चर के नाम से जानी जाती है या RSS के नाम के जानी जाती है? जिम्मेदारी किसकी? अगर जिम्मेदारी वो अपना काम करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सभ्यता होनी चाहिए, अगर हमारा कल्चर होना चाहिए, तो जिस नागभूमि को हम जानते हैं, उसका आदर्श मानते हैं, तो उसको बचाने की, उसकी आइडेंटिटी निर्माण करने की, पुनर्निर्माण करने की, उसको जिंदा रखने की अगर जिम्मेदारी हमारी है, तो हमको ही उसके लिए पहल करनी पड़ेगी। दूसरा इसके लिए कोई नहीं आएगा। हम कहते हैं कि अंधेरा है, अंधेरा है का मतलब क्या है? कोरोना था और कोरोना के बीच में 20 करोड़ लोग, सरकार की आंकड़ेवारी है, मजदूर रास्ते से चल रहे थे और हमें कुछ नहीं लग रहा। हर दिन किसान सुसाइड करता है, हमें कुछ नहीं लग रहा। शिक्षा पूरी हर दिन खत्म हो रही है, हमें कुछ नहीं लग रहा। पूरा हेल्थ सिस्टम खत्म हो रहा है, हमें कुछ नहीं लग रहा। अगर इसको बचाना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के अपने अपने पहले हैं। आज यह पथ संचलन, इसके 2 मायने। पथ संचलन का मतलब चलना। पथ संचलन कहां होता है? एक रिपब्लिक परेड में, जहां पे पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या आपको लगता है कि आज 75 साल में इस पूरे मूल निवासी बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन उस रिपब्लिक परेड में हुआ है? अगर नहीं हुआ तो हमारा ख्वाब होना चाहिए कि आज का यह पहला राष्ट्रीय पथ संचलन
आने वाले दिनों में हमारा रिप्रेजेंटेशन दिल्ली के राष्ट्रीय परेड के पथ संचलन का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसका दूसरा मायना है चलना। चलने का क्या मतलब है? बाबा साहब के आंदोलन का जिक्र हम करते हैं। हमारे पुरखों अगर चले नहीं होते, आप याद करो महार को, आप याद करो मनुस्मृति दहन के प्रोग्राम को, बाबा साहब के मंदिर प्रवेश को, अगर उस समय हमारे पुरखों चले नहीं होते तो क्या आज हम यहां पे खड़े होते? अगर उनको थैंक्स बोलना है तो हमें चलना पड़ेगा, यहां पे भी चलना पड़ेगा, घर घर पे चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो हमें जनसभा का मतलब नहीं समझ में आया। आखिर में एक बात बोलूंगा, अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव हमने जनसभा रखा है। जनसभा का मतलब, आज पॉलिटिक्स का जिक्र किया बोरकर साहब ने। आज का पॉलिटिक्स क्या है? आज का पॉलिटिक्स का सेंटर है कल्चरल पॉलिटिक्स। अगर काउ नेशन की चर्चा चल रही है, हिंदू नेशन की चर्चा चल रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन नेशन की चर्चा क्यों नहीं चल रही? अगर हम ये चाहते हैं कि इस देश को बचाना है तो हमें हमारी जो रिपब्लिक है, जो गणसभा, जो गणराज्य थे, उनका कल्चर को फिर से एक बार पुनर्जीवित करना पड़ेगा। मूल निवासी सभ्यता संघ इसके लिए पूरा कटिबद्ध है और मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूं कि मूल निवासी सभ्यता संघ ये पूरा कल्चरल पॉलिटिक्स भी बदल देगा और सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली जो कल्चर इन्होंने तैयार किया, इसको भी बदलने की हम आपको ग्वाही देते हैं। आज हमने जो कार्य किया है वो अद्वितीय है। उसके पहले ये नहीं हुआ है, ये हम सबको पता है। लेकिन हमें एक व्यवस्था को बदलने के लिए और दूसरी नई व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, और वो शुरुआत आज इस नागभूमि से हो चुकी है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि संविधान प्रबोधकों का पथ संचलन क्यों? तो हम आपको बता देते हैं कि यह जो नेशनल परेड है वो है रास्ता दिखाने के लिए, पथ बताने के लिए। और वो रास्ता कैसा? रास्ता समतावाद का, बंधुता का, सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का, शैक्षणिक न्याय का, और इससे भी बढ़कर संविधानवाद का, जिसमें सशक्त भारत की छवि दृष्टिगोचर होती है। संविधानवाद को यदि हम समझ जाते हैं तो समतावादी विचारधारा, विज्ञानवादी पुरखों की विचारधारा को हम भली भांति समझ जाते हैं, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने स्वयं अपनी एक राह निर्धारित की थी, अपना एक पथ डिसाइड किया था, और उस पथ पे चलकर उन्होंने असमतावाद को खंड खंड करके नष्ट कर दिया था। दोस्तों, सूरमा वही है जो जग में अपनी राह बनाता है। कोई चलता पथ चिन्हों पर, कोई पथ चिन्ह बनाता है। इस नागवंश की पावन धरा में हमारे पुरखों ने एक आंदोलन किया था, जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में समतावाद का बिगुल फूंका था। और उस बिगुल के बजने से इस भारत के लोगों के सामाजिक जीवन में या उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन आज हमारे जीवन में दृष्टिगोचर हो रहा है। दोस्तों, उन्होंने हमें कई राह बताए, कई मार्ग बताया, और उन्होंने दोस्त दुश्मन की पहचान भी सिखाई। बुद्ध ने, जब हम तमाम भिन्न भिन्न जातियों में बटे थे, तब बुद्ध ने बताया कि हम इस देश के बहुजन हैं। फूले ने बताया कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने
बताया और उस विधान में, संविधान में लिखा कि हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ये हमारी पहचान थी और इस पहचान के तहत जब जब हम इकट्ठा हुए हैं तो हम सत्ता में गए हैं। हमारे सिर में ताज सुशोभित हुआ है और हमारी समस्याओं का उन्मूलन हुआ है। आज संविधान लागू होने के बाद 73 वर्ष पूरे हो गए हैं, फिर भी भारत का मूल निवासी विद्यार्थी, युवा अशिक्षित है, भूखा है, पीड़ित है, वंचित है, असुरक्षित है। और उसी असुरक्षा के वातावरण को समाप्त करने के लिए, उसी के उन्मूलन के लिए जो अब तक के सत्ताधारी दल नहीं कर पाए हैं, वो करने के लिए हमारे मातृविंग ने BS4 अभियान चलाया है। दोस्तों, हमने बहुत सा भाषण सुना, लोग मुफ्त देने का भाषण खूब कर रहे हैं, विकास का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आज हमें संवैधानिक अनुशासन की जरूरत है। जब हम संवैधानिक रूप से अनुशासित होंगे तो जरूर हमारी समस्याओं का अंत होगा। और इस संवैधानिक अनुशासन के लिए हमें इस अभियान को गति देनी पड़ेगी, जन जन तक जाना पड़ेगा। और यदि हम गति नहीं देंगे तो आज हमारी स्थिति इससे भी बुरी होने वाली है। दोस्तों, 90% लोगों की बात हुई है। ना हम हारे थे, ना हम हारेंगे और ना कभी हार सकते। ये मेरा पूरा वचन है, क्योंकि इस बुद्ध की धरती पर जब जब भी कोई क्रांति हुई है तो प्रतिक्रांति का रूप भी आया है। और हम हारने वालों में से नहीं तो हम जीतने वालों में से है, और जीतना तो है। जब हम 90% लोगों की बात करते हैं तो क्या 90% समाज सोया है? तो हम चाहते हैं, उनकी ताकत बहुत है। हम यही कहना चाहेंगे, सरकार हमारी नहीं है और ना ही सरकार हमारी कभी होगी, पर संविधान हमारा है और वो संविधान ही हमको जीत के दिखाएगा, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि आपकी ताकत, आपके संगठन, आपकी मजबूती और आपकी ये जो 90% की ताकत है, जो कुछ समय के लिए थोड़ी गौन हो गई है या कुछ समझ में नहीं आ रहा या संगठनों में बिखरी हुई है, पर हमें वो करीब आने के लिए अभी जो चित्र है हमारा, वो पूरा कर सकते हैं। मैं कहते हैं कि बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में 64 भाषा विषयों को निरंतर, इतना विद्वान व्यक्ति, कितनी तो भी भाषाओं को उन्होंने लिखा, जाना, समझा। ऐसे व्यक्ति को कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं समझता हो। हर कोई समझ रहा है, पर आपकी जीत होने ही वाली है, इसलिए वो डरते हैं, इसलिए वो फंडे अपना रहे हैं। ये हमें समझ में आना चाहिए। रही बात हम सोए हुए लोग हैं, तो मैं भी इससे सहमत हूँ कि आपको जागना पड़ेगा और घर घर हमें संविधान। महिलाओं की परिस्थिति अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा ग्रामीणों में, मैं स्लम में ज़्यादा काम करती हूँ, मैं डोर टू डोर काम करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। हम जब तक वर्ण व्यवस्था, मनुवादी विचारों को पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग से नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम संविधान को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम हमारी जीत को आगे बढ़ा नहीं सकते। इसलिए हमें पूरी तरह से मनुवाद के विचारों को मिटाना होगा। और मनुवाद के विचार ही, बुद्ध कहते हैं, स्त्री ऐसी महान कृति है, अगर उसके कोख में ऐसे महामानवों ने, संतों ने, महापुरुषों ने और अच्छे अच्छे विद्वानों ने जन्म लिया है, तभी तो ये धरती पर इतना बाबा साहब जैसे विद्वान और महात्मा फुले जैसे ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति ने जन्म लिया है। जब हम सामने उनको रखते हैं, अपने सामने उनको रखते हैं, तो हमारी दिशा हमको सामने दिखती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से इतनी विनती करूंगी कि आप सभी लोग हर भाषा में, हर सभा में, हर कार्यक्रम में आप अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। हम हर कोई यहाँ अपने जो भी मौका मिलता है अपने भाषण करते हैं, पर मैं बोलती हूँ कि अभी हमको बोलना बहुत कम है, हमें अभी चलना है और चल के ऐसा दिखाना है जो आपने यहाँ
चलकर दिखाया है। आज दीक्षा भूमि से लेकर तो आज इंदौरा इस ग्राउंड में, तो निश्चित ही हमारी ये जो सभा है, हमारा ये जो मतलब इतनी बड़ी क्रांति का ये जो पहली बार कदम उठाया गया है, ये मैंने भी पहली बार सुना है। BS4 ने ये जो पहला कदम उठाया इतने बड़े तकमे में, इतने बड़े लोगों के बीच में, और ये पहली बार जो कार्यक्रम हुआ है, इसका असर होना ही होना है। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आजादी तो हमें मिल चुकी है। आजादी मिलाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया कर चुके हैं, पर ये आजादी को जीने के लिए जो कलम हमारे बाबा साहब ने संविधान के रूप में दी है, इस दुनिया में कोई भी माई का लाल वो ना कर सकता है ना करेगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी को, हमको सबको साथ में आके एक राह पे चलना पड़ेगा। और जो भी बड़े से बड़ा संगठन हो, इस BS4 संगठन में, इस बामसेप में सभी वर्ग के लोग हैं, सर्विस वर्ग है, सभी वर्ग है। ये सभी वर्ग के लोगों ने एक बड़े पैमाने पे एक मतलब सभी संगठन एक होके, आप अपने अपनी राह पे काम करिए, आप अपनी अपनी राह पे चलिए, पर जब भी आप चलेंगे तो एक मजबूती ऐसी होनी चाहिए जिसके छाया तले हम हर निर्णय ले सके, हम काम कर सके। इसलिए BD बोरकर सर ने जो बात कही, मुझे राजनीति बिल्कुल भी उतना बोलना नहीं आता है, पर समझ में बहुत आता है। वो शब्दों को यूज करते नहीं आता, वो शब्द रखते नहीं आता। पर आपने जो बोला कि संसद में बाबा साहब ने संविधान मतलब आपने दिया, उन्होंने लिखा, ये बात बिल्कुल सही है। शायद इसीलिए बाबा साहब ने अपने हाथ से मनुस्मृति न जलाते हुए एक ब्राह्मण व्यक्ति के हाथ से, सहस्त्र बुद्धे के हाथ से जलाई गई। ये बात आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, मैं अपने माँ के गर्भ पर विश्वास करता हूँ। क्या हमें नहीं है? हमें भी होना चाहिए। हमारी माँ क्या, हमारा बाप क्या, हमारे पिता क्या, हमारे सर्वे सर्वा परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, जिन्होंने संविधान लिखकर हमें अपने मूलभूत अधिकारों से लड़ना क्या हमें इजीली दिया है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये 90% लोगों को हमारा वोट, 1 वोट 1 वैल्यू 1, हमारे जो भी एकमात्र वोट की ताकत जो है वो किस दिशा में होनी चाहिए, वो हमें जिस दिन समझ में आएगा, और दिन तो मैं ना बोलूं तो अच्छा है, समझ में आ जाना चाहिए। अगर आज हमने यहाँ ये चर्चा किए है तो ये बात हमें पक्की समझ में आनी चाहिए और हमें अपनी दिशा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, हमने 2019 की जनवरी से BS4 अभियान को देश भर में अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस वर्ष हमने क्लस्टर 109 क्लस्टरों के माध्यम से देश भर में 109 क्लस्टर अधिवेशन किए, और आप लोगों की मेहनत से वो सभी क्लस्टर कन्वेंशन बड़े सक्सेस भी रहे। इसका मतलब आप लोगों ने देश भर में अपने अपने जिलों में जो मेहनत की, लोगों तक संविधान और संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक अधिकार जन जन तक पहुंचाए। उससे जो जनता में अवेयरनेस आपके माध्यम से आया, उसको हमने देखा क्लस्टर कन्वेंशन में परिवर्तित होते हुए। हजारों के संख्या में हमारे क्लस्टर कन्वेंशंस में लोगों ने हिस्सा लिया, हमारी बात को समझा, और इसके लिए आप सभी लोग निश्चित धन्यवाद के पात्र हैं। अगली कड़ी में
हमने इस नागभूमि में ये पथ संचलन और जनसभा का आयोजन किया। पूरे देश भर से आप लोगों ने यहां उपस्थिति दी और लगातार 3 घंटे लगभग 8 से 10 किलोमीटर मार्च आपने इस नागपुर भूमि में, नागो की भूमि में किया। और ये जो सक्सेसफुल पथ संचलन आपने करवाया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हो। हमने अब तक BS4 के तहत जितनी जन जागृति की है, यह प्रक्रिया हमें निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। आगे की प्रक्रिया में निरंतर लोगों के बीच जाना है। आप लोगों ने भी अनुभव किया है, जहां जहां भी हम लोगों के बीच गए, जिनके बीच हम गए, गांवों में, कस्बों में बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मगर हमने अनुभव किया कि वो कम पढ़े लिखे लोगों ने भी हमारी बात को ठीक से समझा और उनको जितना ज्ञात हुआ उतना उन्होंने संविधान प्रबोधक बनते हुए और लोगों के बीच ले आने का प्रयास किया। यह प्रक्रिया हमें निरंतर और तेज गति से आगे बढ़ानी होगी, क्योंकि हमने अभी नारा दिया है BS4 मिशन 24। और इस प्रक्रिया में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज से जो अन्य संगठन हैं, लाखों संगठन इस देश में हैं, जिन तक हमारी बात नहीं पहुंची है, जिन्होंने अन्य माध्यम से इस बात को नहीं समझा है, उन तक पहुंचते हुए उनको भी हमें साथ में लेना है। और ये प्रक्रिया बामसेफ और बामसेफ के सभी ऑफशूट विंगों के माध्यम से हमने पूरी क्षमता के साथ करनी है, ताकि हमने जो लक्ष्य रखा है उसको हम जल्द से जल्द पूरा कर सके। इसी प्रक्रिया में हमने बामसेफ के लिए, बामसेफ के जो ऑफशूट्स बनाए, उसकी एक कार्य पद्धति और उन सभी से एक अपेक्षा निर्माण की प्रक्रिया में रखी है। उस दिशा में BS4 को साथ में लेते हुए हमारे सभी ऑफशूट विंग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। राजनीतिक क्षेत्र में हम जिस ढंग से सोचते हैं, हमें देश भर में देखना होगा, समझना होगा कि इस राजनीतिक प्रक्रिया में हमारे साथ कौन हो सकते हैं। जो भी हमारे साथ हो सकते हैं, हमारे सोच के, हमारे विचार के, उन लोगों को साथ में लेके हमें आगे बढ़ना होगा, ताकि हमने जो टारगेट निश्चित किया है उस टारगेट में हम यशस्वी हो। इस प्रक्रिया में हम गति लाए, हम समय देते हैं तो ये निश्चित होगा। और मैं देख रहा हूं कि पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं में बड़ी चेतना, बड़ी जागृति मैं महसूस कर रहा हूं। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से बड़ा आश्वस्त हूं कि हमने जो टारगेट निश्चित किया है उसको हम अचूक किए बगैर नहीं रहेंगे।